तो ये यूपीपीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एई का, ओके, एई का एग्ज़ाम है 2019 का। पेपर इस दिन हुआ था, ये डेट देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे बात क्या आती है कि ये आपको एक जो नॉर्मल इनसाइट की बात है, ओके, एक आइडिया बताएगा पेपर के बारे में। तो ये हेल्पफुल किसके लिए है? आपका ई के लिए तो है ही, और आपका ईसीई के लिए भी है, जैसे कि पॉलिटेक्निक लेक्चरर का जो एग्ज़ाम है वो, और भी आगे जो एग्ज़ाम्स हैं। तो ये इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है वो देख लेते हैं। पेपर 2 होते हैं, 1 होता है, 2 होता है। दोनों पेपर में 100 क्वेश्चन टेक्निकल, 100 क्वेश्चन टेक्निकल, और उन टेक्निकल के साथ में पेपर 1 में 25 हिंदी के, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हिंदी के सारे क्वेश्चन हैं। इसमें 100 के संग 25 आपके जीएस के क्वेश्चन, और ये 100 क्वेश्चन अलग सब्जेक्ट्स के और ये 100 अलग सब्जेक्ट्स के, मतलब टोटल 200 क्वेश्चन। तो ये हमारे कितने हो गए? 250 क्वेश्चन हो गए 750 नंबर के। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का और 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग, ओके। ये कितने 250 क्वेश्चन हो गए आपके और 750 मार्क्स के। अब देखते हैं, हिंदी को तो देखते नहीं है, 100 क्वेश्चन देखते हैं टेक्निकल, उनसे वो भी, उसमें भी मैंने टेक्निकल पेपर 1 है, इसमें क्या अलग अलग कर दिया, जैसे कि न्यूमेरिकल को एन से लगभग मार्क कर दिया। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूले से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं, ये फार्मूले वाले हो गए, और कुछ आपके थ्योरी के हैं। तो मेरे हिसाब से जो मैंने चेक किया कि करीब 60% आपका ये थ्योरी प्लस फार्मूले वाले ही क्वेश्चन रहते हैं। न्यूमेरिकल 40% है, उसमें भी काफ़ी ईजी हैं, ओके। तो यहाँ पे जितने भी हमारे थ्योरी और फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। न्यूमेरिकल का मतलब नहीं, आंसर यहाँ पे ऑलरेडी दिया है। तो पहला क्वेश्चन है कि ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ये है हमारा पहला क्वेश्चन 31 की, इन द गिवन पैरेलल ट्यून सर्किट एट पैरेलल रेजोनेंस, ठीक है। पैरेलल सर्किट है, आर और एल आपका सीरीज में है, और बात किसकी कर रहा है? पैरेलल रेजोनेंस की बात कर रहा है। द एट द पैरेलल रेजोनेंस द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट इज, तो इसका इम्पिडेंस कितना होगा, या फिर इसका जेड टोटल बोल सकते हैं। तो ये आपका L/C R के इक्वल होगा, तो ये याद रखेंगे, ओके। अगर इस तरीके से आपका C पैरेलल है और R और L एक साथ है, तो ये L/CR है। अगर इसको याद करने का तरीका समझते हैं, जैसे कि हमारा टाइम कांस्टेंट होता है, तो वो LR सर्किट के लिए क्या होता है? L/R, और RC के लिए क्या होता है? मतलब C और R सर्किट के लिए केवल RC। लगभग आप इनको कंबाइन करो, ठीक है, इनको मर्ज कर दो, बट R का स्क्वायर मत करो, तो ये आपको लगभग यही वैल्यू देगा, ओके। तो ये दोनों मिला के ही आपका ये इसका ये जेड टोटल आ रहा है। ये पूछ कहते हैं इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट इज, ठीक है। तो L/CR, तो इसमें L/R भी आ गया और CR भी आ गया, RC जो बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि स्टार्टिंग टॉर्क एंड मैक्सिमम टॉर्क ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर, IM इंडक्शन मोटर, वेरीज एज रेस्पेक्टिवली। तो जो स्टार्टिंग टॉर्क है और मैक्सिमम टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस किस के है? तो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है? पावर बतानी है। तो जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो हमारा फ्रीक्वेंसी के पावर जो क्यूब के प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ओके। और जो हमारा मैक्सिमम टॉर्क है इसको यहाँ से जोड़ेंगे, और ये आपका इससे कनेक्ट है, ठीक है। 1/क्यूब स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क 1/f करके ये प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि सुपरपोजिशन थ्योरम इज वैलिड ओनली फॉर, तो आपका लीनियर सर्किट के लिए ही वैलिड होता है, ठीक है। सुपरपोजिशन थ्योरम कभी भी नॉन लीनियर के लिए वैलिड नहीं होगा, ये याद रखेंगे, ओके। तो फिर बाकी ऑप्शन तो हमारे गलत हो गए। उसके बाद आता है द पावर फैक्टर ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर की बात कर रहा है। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो केवल इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है, तो उनको तो छोड़ना ही है। कुछ क्वेश्चन है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को भी, जो डीसी मशीन्स के बारे में, बेसिक डीसी मशीन के बारे में पूछ लेता है, मोटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, तो वो क्वेश्चन तो कॉमन क्वेश्चन हो गए। तो पावर फैक्टर की बात कर रहा है किसके? सिंक्रोनस मोटर के। तो पावर फैक्टर क्या हुआ, हम क्या बोल रहा है हमारा कि इम्प्रूव्स विद इंक्रीज इन एक्साइटेशन एंड में इवन बिकम लीडिंग विद हाई एक्साइटेशन। मतलब कुल मिला के ये बात कर रहा है कि पावर फैक्टर, आप शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि पावर फैक्टर जो आपका है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्साइटेशन के। जितना ज़्यादा एक्साइटेशन होगा उतना आपका पावर फैक्टर इंप्रूव होगा, और हाई एक्साइटेशन पे पावर फैक्टर आपका लीडिंग भी बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 28, 32, 27, 31, ये सारे हो गए। उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये आपका पूरा एक न्यूमेरिकल है, इसको छोड़ देते हैं। फिर 33 देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? इन द सर्किट शोन बिलो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द रेजिस्टेंस R। ये जो रेजिस्टेंस R है इसके थ्रू आपका वैल्यू क्या होगी, ओके। तो ये जो डायग्राम है, अगर मैं इसको रीड्रॉ करना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे रीड्रॉ कर सकता हूँ, ओके।
और ये जो ऐसा डायग्राम होता है ना, ये जो वोल्टेज उन्होंने अंदर लगा दिया, एक्चुअल में वो बाहर भी आप ऐसे करके कर सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो ये जो टर्मिनल है और ये जो टर्मिनल है ये सेम है, ये टर्मिनल और ये इधर वाला टर्मिनल ये सेम है। ओके, और इसमें क्या है, और ये जो रेजिस्टेंस इन्होंने देखो इस टर्मिनल और इस टर्मिनल पे लगाया है, मतलब ये चारों टर्मिनल एक ही हैं, ये 2 ओम का, तो ये हम लगा सकते हैं इसके बीच में, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, बाकी ये है। अब देखो ये क्या बन गया, एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, इसको बस आपको रीड्रॉ करना था इसको। ओके, इसको रीड्रॉ करना था, तो ये बन गया। अब ये देखो ये 10 है, फिर ये 20 है, ये 10 है, ये 20 है, कुछ इस तरीके से है। तो आप इनका जब रेशियो निकालोगे तो आपका 10 × 20 और 10 × 20 इक्वल आ जाएगा, तो इधर से कोई करंट जाएगी ही नहीं। तो ये तो वोल्टेज सोर्स है, करंट यहाँ पे पूछ रहा है, तो इस ब्रांच में कोई भी हमारा करंट जाएगी नहीं, तो इस वजह से सीधे से आंसर हो जाएगा 0 एम्पेयर। तो इसको थोड़ा विजुलाइज करना था, बस क्वेश्चन ईजी था, विजुलाइज अगर आप कर लेते तो ये क्वेश्चन आपका हो जाता। ओके, ये आपका तो कुछ भी इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। ओके, जहाँ पे एक 4 रजिस्टेंस है, एक अलग से रजिस्टेंस या कुछ भी एलिमेंट दिया और एक आपका वोल्टेज सोर्स है, तो वहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। उसके बाद ये आपका थ्योरी हो गया कि एन इलेक्ट्रिक मोटर विद कांस्टेंट आउटपुट पावर विल हैव अ टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, कांस्टेंट आउटपुट पावर है और आपका टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है किस तरीके की होंगी, तो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के फॉर्म में होंगी। ओके, इसको स्टार मार्क किया है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही ये। ओके, कि टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात कर रहा है तो आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के फॉर्म में है। कब? जब एक इलेक्ट्रिक मोटर के पास कांस्टेंट आउटपुट पावर है। तो ये जो पॉइंट्स है कि कांस्टेंट आउटपुट पावर, ये याद रखेंगे। ओके, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। फिर इसको मैं हटा देता हूँ, ये जो लिखा है ये वही लिखा है कि जो मैंने अभी बात करी कि ये थ्योरी, न्यूमेरिकल फॉर्मूला, ये सब। फिर आते हैं 34 पे। 34 के कह रहा है इफ आरसी ड्राइविंग पॉइंट इंपेडेंस फंक्शन, ठीक है, कैसा है, आरसी ड्राइविंग पॉइंट इंपेडेंस फंक्शन की बात कर रहा है। ZS has equal number of pole and zeros at finite locations, then अगर हमारा नंबर ऑफ पोल्स जो है, ठीक है, नंबर के लिए पोल्स और जीरोज इक्वल है और सब फाइनाइट लोकेशंस पे हैं, मतलब इन्फिनाइट नंबर नहीं है, कुछ लिमिटेड ही है नंबर ऑफ पोल्स और जीरोज, और है क्या, आरसी ड्राइविंग पॉइंट इंपेडेंस फंक्शन है, ठीक है, और उसमें जो ZS है उसका वो इक्वल नंबर ऑफ पोल है। तो यहाँ पे हमें रिलेशन बताना है Z0 और Z∞ के बीच में। यहाँ पे जो रिलेशन ये है हमारा कि Z0 विल बी ग्रेटर देन Z∞। अगर ये हमारे इक्वल होंगे, और बात किसकी हो रही है, आरसी ड्राइविंग पॉइंट इंपेडेंस फंक्शन की बात हो रही है, तो ओके, Z0 मतलब 0 पे हमारा जो ये Z होगा, ये जो ZS है, ये बात किसकी कर रहा है, ZS की, कि ZS 0 के लिए हमारा ज़्यादा बड़ा होगा और इन्फिनिटी के लिए हमारा छोटा होगा, ये हमें बस याद रखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल है कि ए हार्टली ऑसिलेटर यूज फॉर जनरेटिंग। हार्टली ऑसिलेटर किस तरीके का ऑसिलेटर होता है, आपका LC ऑसिलेटर होता है। एक LC ऑसिलेटर और कौन सा होता है, आपका कॉलपिट्स ऑसिलेटर, आपका ये भी LC ऑसिलेटर होता है। ओके, तो हार्टली ऑसिलेटर और LC ऑसिलेटर हमारा हाई फ्रिक्वेंसीज के लिए यूज होते हैं यूजली ही, ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी के लिए यूज होते हैं, तो वेरी लो फ्रिक्वेंसी नहीं, माइक्रोवेव भी हाई फ्रिक्वेंसी होती है, बट हार्टली ऑसिलेटर हमारा रेडियो फ्रिक्वेंसी के लिए यूज किया जाता है। ओके, RF फ्रिक्वेंसी के लिए, और ऑडियो फ्रिक्वेंसी हमारी लो रेंज फ्रिक्वेंसी होती है। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी और माइक्रोवेव दोनों ही हाई रेंज है, पर हार्टली ऑसिलेटर हम माइक्रोवेव के लिए यूज करते हैं। ओके, उसके बाद आते हैं 39 पे। 39 भी बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि आपको ये जो AV है, वोल्टेज गेन है, V0/VI निकाल के देना है। अब देखो सबसे पहले क्या चेक करना होता है कि आपने जो इनपुट दिया है वो किस टर्मिनल पे दिया है। ये आपने क्या दिया है, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दिया है। अगर इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दिया है तो आप ये फॉर्मूला यूज करें। अगर आपको V आउटपुट निकालना है तो V आउटपुट इज -V इनपुट और RF/RI या फिर R1। और अगर आपने इस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल मतलब प्लस वाले पे अगर आपने दिया आउटपुट इनपुट, तो आप फिर ये फॉर्मूला यूज करेंगे VI और 1 + RF/R1, ये RI, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये 1+ आ जाता है जब ये देखेंगे कि जब आपने इनपुट कहाँ पे दिया है। तो ये मैटर करता है कि इनपुट कहाँ पे दिया है। इनपुट हमने दिया है इस पे नेगेटिव पे, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे और आपसे पूछ रहा है V0/VI, तो जब इस VI को इधर ले लेंगे तो ये केवल क्या बच जाएगा, -RF/RI। और RF/RI क्या है आपका, एक तो ये है आपका RF और ये आपका ये फीडबैक रेजिस्टेंस है RF और ये आपका नॉर्मल रेजिस्टेंस इनपुट है, तो इनका रेशियो क्या होगा 10, तो ये आपका दे देगा -10। तो इतना इजी क्वेश्चन था। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट क्या पूछ लिया है कि आपका डायोड फॉरवर्ड करंट का इक्वेशन पूछ लिया है।
ओके, तो डायरेक्ट फॉरवर्ड करंट आपका आई डी, ठीक है, ये आपके इसके इक्वल है, इसके इक्वल है आई एस ई रेज टू क्यू वी डी टी अपॉन एन आर टी माइनस वन। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा, मैंने और भी पहले भी बोला है कि जब इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं कि चारों जो ऑप्शन होंगे उसमें मिलते जुलते आपको आंसर्स देंगे, ऐसा नहीं कि बहुत अलग अलग देंगे। तो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन तो दिख ही गया कि कुछ इस तरीके का होता है, जिसको पता भी नहीं होगा उसको भी दिख गया कि इस तरीके का हमारा है, बट उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस कर देंगे। जैसे ये 1 माइनस कर दिया है, यहाँ पे ई रेज टू माइनस क्यू कर दिया है, इसमें 1 माइनस कर दिया। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि एग्जैक्ट सही वाला फॉर्मूला कौन सा है। तो ये ई रेज टू क्यू वी डी टी अपॉन एन आर टी और -1 बाद में है, और क्यू वी डी टी हमारा पॉजिटिव है, कोई भी यहाँ नेगेटिव नहीं है इसमें वैल्यू। तो आई डी इजकल टू आई एस ई रेज टू क्यू वी डी टी अपॉन एन आर टी -1, ये आपका डायरेक्ट फॉरवर्ड करंट की इक्वेशन है। आगे चलते हैं 40 पे। यहाँ पे क्या बात कर रहा है 40 में कि फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फील्ड का इक्वेशन दिया आपको, ई नॉट साइन ओमेगा टी, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द कंडक्शन करंट एंड द डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहाँ पे डायरेक्ट हमें याद रखना है कि कंडक्शन करंट जो है आई डी और आपका एक ये आई डी डिस्प्लेसमेंट है आई सी, इनके बीच में जो अगर साइन यहाँ पे दिया है तो आपका जो फेज डिफरेंस होगा वो दोनों के बीच में कितना होगा, आपका 90 डिग्री होगा। तो ये याद रखेंगे। ओके, तो ये 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है। अगर हमारा मतलब पूछ रहा है किसके बीच में, पूछ रहा है कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट के बीच में। अब देखो एक बढ़िया चीज़ और दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन यूपीपीएससी आपका एई इलेक्ट्रिकल में पूछा था। ओके, ये आपको यहाँ दिख रहा है। अब मैं पेपर खोलता हूँ, यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर इलेक्ट्रिकल, जो कि ये पेपर हुआ है 22 दिसंबर, ठीक है, 2021 को हुआ है। तो इसमें ये सेम क्वेश्चन देखो पूछा 110 नंबर पे, फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द कंडक्शन करंट एंड द डिस्प्लेसमेंट करंट। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन को रिपीट करके पूछ दिया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन ये देखो, ये सेम यूपीपीएससी का पेपर है पॉलिटेक्निक लेक्चरर का, और ये वाला एई का पेपर है। ये कब हुआ है, ये 12 दिसंबर 2020 को हुआ है। वो आपका ये पेपर कब हुआ है, ये पेपर आपका 22 दिसंबर 2021 को हुआ है। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, वापस आते हैं अपने इस पेपर पे। तो ये आईडी और आईसी के बीच में फेज डिफरेंस 90 डिग्री, अगर यहाँ पे ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी दिया है। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, फॉर एन इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एम्पलीफायर शोन इन द वोल्टेज गेन आपसे पूछ रहा है। तो वोल्टेज गेन हमें क्या कर देना है कि आपका ये जो ये वोल्टेज है और अपॉन ये वोल्टेज है, ये क्या है आपका वीओ है और ये आपका वी आई है, इनका रेशियो ले लो। देखो ये लिया है, ये ऊपर 2 है और ये नीचे -40 मिली वोल्ट, मिली चला गया ऊपर, तो ये आपका 2 × 10⁻³ अपन -40, तो ये क्या बन गया 200 अपन -4, ये क्या दे देगा आपको -50। तो देखो ये आंसर आ गया। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट ग्राफ से देख के बता सकते थे। अब एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा है मैचिंग का, कि कौन सा किससे मैच हो रहा है, ये हमें बताना है 4 1 2 3। ओके, तो यहाँ कंटिन्यूटी इक्वेशन है आपका, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है डेल क्रॉस जे इंटू डेल वी डी टी, ठीक है, माइनस डेल रो वी अपॉन डेल टी। रो वी क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। उसके बाद बी आपका एम्पियर्स लॉ कौन सा है, एम्पियर्स लॉ आपका केवल ये करंट वाला है, ठीक है। जे इक्वल टू करंट डेंसिटी जो है डेल डी टी अपॉन डेल टी। उसके बाद आपका डिस्प्लेसमेंट करंट बताना है हमें, सी वाले का क्या है आपका 2 है। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट करंट का है। ये जो आपका 2 है डिस्प्लेसमेंट करंट का है। और आपका फराडेज लॉ कौन सा है, और ओके एम्पियर लॉ कौन सा है आपका, ये एम्पियर्स लॉ है जिसमें जे भी है और ये डेल डी बाई डेल टी भी है, ये दोनों है। डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे प्लस डेल डी अपॉन डेल टी। और आपका बचा कौन सा, फराडे लॉ। फराडे लॉ आपका ये वाला है, फराडे लॉ आपका डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। ये अलग अलग आपके, तो ये क्या है, इसकी समरी क्या है कि आपका ये जो मैक्सवेल की इक्वेशन है, मैक्सवेल इक्वेशन जितनी भी है मैक्सवेल इक्वेशन है वो आपका इंटीग्रल फॉर्म में है और आपका पॉइंट या डिफरेंशियल फॉर्म में। पॉइंट और डिफरेंशियल फॉर्म एक ही बात हो गई। तो ये सारी की सारी आपको याद करनी है, ठीक है। 4 मैक्सवेल इक्वेशन है, तो 4 इधर 4 इधर, फिर उसमें से बहुत सारी मैक्सवेल इक्वेशन कि डायरेक्ट उनको दे दिया गया है कि वो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है, वो एम्पियर्स लॉ है, वो फराडे लॉ है, वो ये लॉ है, वो लॉ है, तो वो आपको याद करना है। तो इसको अच्छे से याद करना पूरा, ये EMT के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे मिलता जुलता एक आध क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है इक्वेशंस के ऊपर। तो ये आपका फॉर्मूले वाइज क्वेश्चन है।
क्रिस्टल ऑसिलेटर की बात कर रहा है कि फॉर अ क्रिस्टल ऑसिलेटर अ क्रिस्टल हैज अ थिकनेस ऑफ टी, थिकनेस टी है। अगर टी को हमने रिड्यूस कर दिया है 1% से, तो ये आपसे पूछ रहा है कि आपका फ्रिक्वेंसी पे क्या होगा, व्हाट वुड हैपन्स टू द फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी आपका बढ़ जाएगी 1% से, सेम 1% से। ओके, इसका कहने का मतलब है कि जो आपका थिकनेस है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फ्रिक्वेंसी के, या बोले तो जो फ्रिक्वेंसी है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है थिकनेस के। तो इस वजह से ऐसा हुआ है कि जो फ्रिक्वेंसी है हमारी, फ्रिक्वेंसी विल इंक्रीज बाई 1% अगर थिकनेस हमारी 1% से कम हो रही है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बढ़ने घटने का परसेंटेज तो सेम होगा, बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो वो घटेगा तो वो बढ़ जाएगा। उसके बाद ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स आर केपेबल ऑफ सर्विंग एज ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट। तो ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट हमारे कौन से होते हैं, तो इलेक्ट्रोडायनमोमीटर जो हमारा है ये हमारे ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये याद रखेंगे। ओके, फिर से मैचिंग का क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे ये अलग अलग हमें फॉर्मूलेज वैल्यू दी हैं और इसको मैच करके लाना है कि कौन सा इंट्रिंसिक इंपेडेंस है, कौन सा अटेन्यूएशन कांस्टेंट है, स्किन डेप्थ है, वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन है। ये भी ईएमटी का अच्छा क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट मैच करना है हमें। ओके, तो यहाँ पे हमारा सी ठीक है 2135। तो ये हमारा इंट्रिंसिक इंपेडेंस कौन सा, ये है, ठीक है, म्यू अपॉन ई, ये आपका इंट्रिंसिक इंपेडेंस है, जेड में लिख देता हूँ। और आपका कौन सा क्या है, ये आपका वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन है, ठीक है, ये आपका वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपगेशन बोल सकते हैं, सी और या वी। तो ये आपका अगर ये म्यू नॉट और सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, वो आपका क्या होता है 1/रूट म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। अगर ये नॉट हो जाते हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो वो आपका सी दे देगा। और नॉर्मली ये वेलोसिटी का फॉर्मूला 1/रूट म्यू इंटू एप्सिलॉन, और रूट म्यू अपॉन एप्सिलॉन क्या है, आपका इंट्रिंसिक इंपेडेंस है। अब आपका एक स्किन डेप्थ की बात हो रही है, स्किन डेप्थ आपका ये है, ये आपका स्किन डेप्थ है। ओके, 1/रूट म्यू एफ पाई सिग्मा, ये चारों मल्टीप्लिकेशन में स्किन डेप्थ में, ये याद रखेंगे इसके फॉर्मूले में, रूट म्यू एफ पाई सिग्मा, चारों मल्टीप्लिकेशन में स्किन डेप्थ के फॉर्मूले में। ओके, आगे चलते हैं। लास्ट क्या है हमारा, अटेन्यूएशन कांस्टेंट, जो कि ये है अटेन्यूएशन कांस्टेंट, जो आपका रूट ओमेगा इंटू म्यू सिग्मा, अटेन्यूएशन कांस्टेंट। इसको मैं दोबारा से लिखता हूँ, ठीक है, रूट आपका ओमेगा और इनटू आपका म्यू और सिग्मा, ये अटेन्यूएशन कांस्टेंट है। तो ये थोड़ा अलग तरीके का, बाकी ये तो नॉर्मली हम लोग पढ़ते ही हैं कि वेलोसिटी का फॉर्मूला, इंट्रिंसिक इंपेडेंस का, स्किन डेप्थ का, स्किन डेप्थ में 1/रूट में चारों मल्टीप्लाई में, म्यू आपका एफ और पाई और सिग्मा, ये आपका अटेन्यूएशन कांस्टेंट हो गया। तो ये मैच कर दिया। उसके बाद 43 पे आते हैं कि द रेशियो ऑफ अ चार्ज स्टोर्ड बाय 2 मेटालिक स्फीयर्स रेज्ड टू द सेम पोटेंशियल इज 6। मतलब 2 मेटालिक स्फीयर्स है, उनको सेम पोटेंशियल पे किया तो उनका रेशियो 6 बता रहा है। तो रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ द स्फीयर इज, तो सरफेस एरिया का रेशियो आपसे पूछ रहा है। तो सरफेस एरिया हमारा क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ही और स्क्वायर हो जाता है। ओके, तो इससे क्या होगा कि A1 A2 का हम अगर निकालेंगे तो आपका इस रेशियो का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आपका 36 आ जाएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर। अगर 4 से हम एरिया निकालते हैं तो ये हमारा 36 आ गया। मतलब वही कह रहा है कि Q1 और Q2 का रेशियो आपको 6 दिया है, अगर उसी रेशियो का आप स्क्वायर कर दोगे तो वो आपको एरिया का रेशियो दे देगा, सरफेस एरियाज का रेशियो स्फीयर का, A1 अपॉन A2 का। उसके बाद आते हैं 44 पे, इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में इक्वेशन देखिए पूछ लेता है कि ये किस चीज़ की इक्वेशन है या इसको कैसे कर सकते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन। यहाँ पे आपको इक्वेशन दिया ये 1/रो, ठीक है, डेल अपॉन डेल रो, ठीक है, किसका, रो डेल वी अपॉन डेल रो का, प्लस 1/रो स्क्वायर और डेल 2v अपॉन डेल फाई स्क्वायर, ये आपको दिया इक्वल टू 0। तो ये आपसे पूछ रहा है कौन सी इक्वेशन है, तो ये लाप्लास इक्वेशन है, वो डेल डॉट एफ करके होता है, ये फंक्शन है। तो ये हमारी लाप्लास इक्वेशन है यहाँ पे, तो ये याद रखेंगे ये वाली इक्वेशन, सिलेंड्रिकल अगर बात कर रहा है कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो उसके बाद 47 पे आते हैं, द स्केल ऑफ मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स आर। तो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट जो हमने सुना है, तो उसकी स्केल कैसी होती है, उसकी स्केल आपकी कैसी होती है, लीनियर होती है। तो ये याद रखेंगे कि मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट की स्केल जो होती है वो लीनियर होती है। उसके बाद एक ग्राफ का क्वेश्चन था बीच में, फॉर अ मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस बाई लॉस ऑफ चार्ज मेथड। तो क्या है, मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस बाई लॉस ऑफ चार्ज मेथड, विच ग्राफ बी यूज फॉर मोर एक्यूरेट रिजल्ट। तो कौन सा ग्राफ हमारा सबसे अच्छा एक्यूरेट रिजल्ट के लिए काम करेगा, तो हमारा ऑप्शन ए है।
ये टाइम के संग अगर हम v को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, वोल्टेज टाइम के संग, और ये आपका हाई वोल्टेज वैल्यू है जो पीक, तो ये आपका ऐसे एक्सपोनेंशियली डाउन होगा ग्राफ। अगर किसकी बात कर रहे हैं, हाई रेजिस्टेंस बाई लॉस ऑफ चार्ज मेथड। कौन सा मेथड है, हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने का, बाई लॉस ऑफ चार्ज मेथड। ओके, कौन सा मेथड है, बाई लॉस ऑफ चार्ज मेथड। ये हमारा ग्राफ होगा, ठीक है, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग ग्राफ। उसके बाद यहाँ पे पूछा है कि द फर्स्ट टू रो ऑफ रूट्स टेबुलेशन ऑफ अ थर्ड ऑर्डर इक्वेशन आर। तो पहली दो रो हमें दी हैं केवल, दिस मीन्स दे आर। तो ये पहली दो रो दी हैं, तो आप इससे उसको भी बना सकते हो। ये आपका क्या हो जाएगा, 2s³ प्लस 2s² और प्लस आपका ये आपका 4s² होगा। 4s², ये क्या होता है, पहला यहाँ आता है, फिर थर्ड वाला यहाँ आता है एक गैप देके, तो ये आपका 2s और फिर आपका 4। ये आपकी इक्वेशन बनी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर वो उसकी हाईएस्ट पावर क्यूब माने, दिस मीन्स देयर आर, तो हमें बताना है रूट्स के बारे में कि जो रूट्स हमारे कहाँ कहाँ होंगे और किस जगह पे होंगे, वो हमें बताना है। तो इसको फर्दर सॉल्व करके यहाँ लिख देते हैं। इसमें से हम 2 को कॉमन ले लेंगे, s³ प्लस 2s² प्लस s प्लस 2 = 0। तो आपकी ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो दो रूट्स हैं वो आपको s = +-j पे मिल जाएंगे, इमेजिनरी रूट्स। ओके, s = +-j पे। एंड एक रूट जो होगा वो आपका लेफ्ट हाफ ऑफ s प्लेन में होगा, क्योंकि ये आपका पॉजिटिव है। बाकी आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि ये मैंने यहाँ पे लिखा है s³ s² s की पावर 1 और s की पावर 0। तो ये आपका 2 2 4 4। आप इस 4 को कॉमन ले लो, बेस ले लो इस 4 को, तो 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8, ये आपको 0 दे रहा है, ये 0 दे रहा है। तो यहाँ से क्या बात आ गई कि मार्जिनली स्टेबिलिटी वाली बात हो जाएगी। ओके, इस वजह से हमारे ये जो कुछ रूट होंगे ये s = +-j पे लाई करेंगे, इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 0 आ गया तो आगे भी यही चीज़ चलेगी। तो इस लेकिन कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे जो राइट वाला कोई ऑप्शन है कि राइट हाफ में होगा, वो दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। तो ये तो ठीक है कि 1 रूट इज इन द लेफ्ट हाफ ऑफ s प्लेन, पर जो दोनों रूट होंगे उन वो कहाँ पे होंगे, तो वो आप इससे निकाल सकते हैं कि +-j पे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52। देखो यहाँ पे क्या पूछना चाह रहा है वो, कि कंसिडर द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दिया है हमें, ये दिया है QS = ये पूरी इक्वेशन दी है, जैसा ये इसको 0 के इक्वल लगा हमने, द सिस्टम इज स्टेबल फॉर। तो यहाँ पे भी क्या करना है, यही आपको टेबल बनानी है। ये जो टेबल बनाई है रूट थर्बर्ट क्राइटेरिया की, ये टेबल बनानी है। टेबल बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, या आप s4 s³ s² s1 s0, ये आपने टेबल बनाई है s³, और ये पहला आपने यहाँ लिखा, फिर ये तीसरा लिखा 1, और इसी तरीके से k लिखा, उसके बाद ये आपका 1 और 1। अब इसको सॉल्व करके लाना है। अब स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पे जो भी आए इधर इधर इधर, वो आपको हमेशा 0 के ग्रेटर होने चाहिए, मतलब जो भी वैल्यू है उसको >0 रखोगे, वहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी कि कौन सा इसमें से सही होगा। तो सिस्टम इज अनस्टेबल फॉर k > 0, अगर हमारा k ज़्यादा बड़ा हुआ इससे। ओके, अब यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है कि ये सारी वैल्यूज 1 है, तो ये आपको 0 दे देगा, पर ये 0 अगर दे रहा है तो आपको फिर अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे s को आप 1/z लो और उसके बाद z के थ्रू करके सॉल्व करो, तो ये कोफिशिएंट चेंज हो जाएंगे, तो वैल्यूज अलग आएगी। तो k हमारा फिर उल्टा हो जाएगा इसमें, क्योंकि 1/z ले लेंगे, तो k अगर 0 से बड़ा हुआ तो हमारा सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, ना कि स्टेबल। तो ये वो क्वेश्चन है जहाँ पे इस टेबल में पहले कॉलम में आपका 0 आ जाता है। एक तरीका होता है एप्सिलॉन लेके करने का, एक तरीका होता है s को 1/z पुट करके करने का। तो जो भी आपका ठीक बैठे वो आप तरीका यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके क्वेश्चंस किसके, ये आपके कंट्रोल के 1-2 क्वेश्चंस हो गए। और क्या पूछ रहा है यहाँ पे भी वही चीज़ करी है कि आपको इसमें निकालना, तो आप ये जो आपका GS है, आप क्या लिखोगे 1 + GSHS, और उसको 0 के इक्वल करोगे। और यहाँ पे कहीं पे यूनिटी देखो फीडबैक दिया, मतलब HS आपका 1 दे दिया है, तो इसमें आप अगर 1 को ऐड करोगे 1+, ये आपका ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा s+1 s+7 और प्लस k s+2 = 0। इसको आप फिर सॉल्व करोगे, फिर वही टेबल बनाओगे, फिर आप निकालोगे कि अगर पूछ रहा है कि k <6 के लिए क्या होगा, स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा, वो हमें बताना है। द स्टेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ओपन लूप एंड क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन, एक तो इसी के लिए निकालना है।
ओपन लूप के लिए स्टेबिलिटी हमारी, और क्लोज लूप के लिए देखो इसके लिए तो ये अनस्टेबल हो गया हमारा क्योंकि साफ दिख रहा है। ओपन लूप के लिए अगर आप देखोगे तो पोल देखो, एक आपका पोल -1 है लेफ्ट साइड में, एक आपका +7 है जो कि राइट साइड में पोल आ गया ये वाला। जैसे ही पोल आपका राइट साइड में आया, ओके, मतलब कहीं भी आया तो आपका ये अनस्टेबल हो गया। तो यहाँ से सीधे से बात आ गई कि ये अनस्टेबल हो गया फॉर ओपन लूप, ठीक है, ओपन लूप के लिए, ओपन लूप के लिए। अब बात आ रही क्लोज लूप के लिए क्या होगा, तो क्लोज लूप के लिए जैसे मैंने ये इक्वेशन बनाई है, इस इक्वेशन को आप फर्दर सॉल्व करोगे फिर निकालोगे तो वो आपके सारे वैल्यूज पहले जो कॉलम होगा उसमें पॉजिटिव हो जाएंगे, इसलिए स्टेबल हो जाएगा। तो देखो इस तरीके पे क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड भी नहीं है पर ज़्यादा ईजी क्वेश्चन भी नहीं कंट्रोल के। फिर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया है, इफेक्ट ऑफ बैक ईएमएफ इन आर्मेचर कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर, एक डीसी सर्वो मोटर है आर्मेचर कंट्रोल, तो उसमें बैक ईएमएफ का क्या आपका इफेक्ट होगा आपको वो बताना है। तो ये होगा कि बैक ईएमएफ की वजह से इंक्रीज इफेक्टिव मोटर फ्रिक्शन को हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारा मोटर, ठीक है, टू इंक्रीज बैक ईएमएफ की मदद से हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं इफेक्टिव मोटर फ्रिक्शन को, और जिसकी वजह से हम और क्या होगा हमारा जो मोटर टाइम कांस्टेंट है वो घट जाएगा, ठीक है, ये इफेक्ट हो गया बैक ईएमएफ की वजह से डीसी सर्वो मोटर में, तो ये याद रखेंगे। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन आता है, ये आपसे किस पे क्वेश्चन पूछा है, अनकंट्रोलेबल पे पूछा है और ऑब्जर्वेबल पे पूछा है। तो ये क्वेश्चन तो लगभग पूछ ही लेता है कि कंट्रोलेबिलिटी निकालना, ऑब्जर्वेबिलिटी, ये किसका क्वेश्चन है, स्टेट स्पेस का। स्टेट स्पेस एनालिसिस जो टॉपिक है कंट्रोल में, उससे एक क्वेश्चन हमेशा जरूर ही आता है आपका, कोई भी एग्जाम हो उसमें अगर कंट्रोल सिलेबस में तो एक क्वेश्चन स्टेट स्पेस से आता है, इस टॉपिक को पक्का कर लेंगे। उसके बाद फिर से ये न्यूमेरिकल है, देखो कंट्रोल में तो ज़्यादातर न्यूमेरिकल ही बनते हैं। फिर ये आपका आया कि ये क्वेश्चन है सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम है, हैज ए ट्रांसफर फंक्शन दिया, व्हाट इज द टाइम फॉर द फर्स्ट ओवरशूट, तो टाइम फॉर फर्स्ट ओवरशूट निकालना है तो इसके लिए फिर आपको यहाँ से जाई निकालना पड़ेगा। आपको ओमेगा एन दिख रहा है कितना है 4, तो ये आपका 4s किसके इक्वल हो गया, 4s हो गया आपका 2 जाई ओमेगा एन एस के इक्वल हो गया। तो ये क्या हो गया 2 जाई ओमेगा एन किसके इक्वल हो गया 4 के इक्वल, और ओमेगा एन 4 है वो कट गया, तो ये आपका जाई क्या आ जाएगा 0.5। अब इस जाई की मदद से आप फर्स्ट ओवरशूट का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है, टी पी इजकल टू पाई अपॉन ओमेगा एन इंटू रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट टाइम होता है फर्स्ट ओवरशूट के लिए या मैक्सिमम के लिए ये यूज होता है आपका। तो यहाँ पे देखो जाई को आप लिखो 1/2 का स्क्वायर क्या बना देगा 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 1/4, तो यह क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 1/4 क्या हो जाएगा 3/4। तो 4 क्योंकि रूट में बाहर आके वो 2 बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका टी पी इजकल टू पाई अपॉन 4 इंटू आपका रूट आपका 3 और बाई जो रूट के अंदर 4 है उसको मैं 2 बना देता हूँ, तो देखो ये बन गया पाई अपॉन 2 रूट 3 और इंटू एस, तो ये आपका ये देखो ये आ गया सी ऑप्शन पाई अपॉन 2 रूट 3। तो ये फॉर्मूला आपका लगेगा जो ग्रीन से लगा हुआ है, देखो ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। उसके बाद और आगे आते हैं, यहाँ पे बात कर रहा है द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट सिग्नल इन द कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट सिग्नल कंट्रोल सिस्टम में हमारा कौन सा होता है, तो स्टेप फंक्शन हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। ओके, वैसे तो इम्पल्स भी यूज करते हैं बट यहाँ पे ऑप्शन में इम्पल्स ही नहीं था तो हमारा स्टेप फंक्शन हो गया। फिर ये आता है कि डेरिवेटिव एरर कंपनसेशन इज एम्प्लॉयड इन द फीडबैक कंट्रोल सिस्टम 2, तो डेरिवेटिव की बात कर रहा है कि डेरिवेटिव एरर कंपनसेशन को हमने यूज किया है। ओके, डेरिवेटिव टाइप का किस लिए यूज किया है, टू इंक्रीज द इफेक्टिव डैम्पिंग ऑफ द सिस्टम, जिससे कि हम इफेक्टिव डैम्पिंग को बढ़ा सकें। ओके, डेरिवेटिव एरर कंपनसेशन से हम इफेक्टिव डैम्पिंग को बढ़ा सकते हैं कंट्रोल सिस्टम के अंदर। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया। अब आप इससे क्या है पूरा एक आइडिया लग रहा है पेपर का कि हाँ पेपर में क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इलेक्ट्रिकल का पेपर है बट देख रहे होंगे आपकी ज़्यादातर क्वेश्चंस इलेक्ट्रॉनिक्स के और कॉमन सिलेबस से हैं। फिर आता है कि व्हेन 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर इट्स एफिशिएंसी एट फुल लोड, हमारा क्या होगा तो इंक्रीज हो जाएगी। अगर एक 2 वाइंडिंग, ठीक है, 2 वाइंडिंग का ट्रांसफार्मर है उसको आप ऐसा ऑटो ट्रांसफार्मर की तरह यूज़ कर रहे हो तो उसकी एफिशिएंसी फुल लोड पे क्या हो जाएगी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर आप उसको इसका मतलब अगर वो कहता है कि एक ऑटो ट्रांसफार्मर है जिसको आप 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तरह यूज़ कर रहे हो तो उसकी एफिशिएंसी घट जाएगी। तो अगर इसको आप ऑटो ट्रांसफार्मर बनाओगे तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और इसका उल्टा करोगे तो एफिशिएंसी घट जाएगी। फिर ज़्यादातर क्वेश्चन क्योंकि इलेक्ट्रिकल का पेपर है तो इलेक्ट्रिकल वाले ही हो गए, सब थ्योरी क्वेश्चन है। देखो आपको कहीं फॉर्मूले वाले कितने क्वेश्चन दिख रहे हैं, गिने चुने क्वेश्चन दिख रहे हैं। फिर 57 में क्या कह रहा है, ड्यूरिंग ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट
ऑन एन इंडक्शन मोटर द पावर इज ड्रॉन मेनली फॉर, तो किसकी बात कर रहा है, ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट की। तो पावर जो हम ड्रॉ करते हैं मेनली फॉर कॉपर लॉस के लिए ड्रॉ करते हैं, तो किसकी बात हो रही है, वो जरूरी है। तो ड्यूरिंग ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट की, इंडक्शन मोटर का टेस्ट है ब्लॉक रोटर टेस्ट, उसके दौरान द पावर जो हम लेते हैं वो कॉपर लॉस के लिए मेनली लेते हैं। ये मेरे हिसाब से तो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो कॉमन सिलेबस है, मतलब देखो कॉमन सिलेबस में क्या है, इंडक्शन मशीन, सिंक्रोनस मशीन, ट्रांसफार्मर, और ये सारी चीज़ें एक बेसिक लेवल पे। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि डीसी मोटर है विच कैन प्रोवाइड जीरो स्पीड रेगुलेशन एट फुल लोड विदाउट एनी कंट्रोलर, जो कि आपको जीरो स्पीड रेगुलेशन प्रोवाइड कर सकता है। ओके, जीरो स्पीड रेगुलेशन फुल लोड पे और विदाउट एनी कंट्रोलर, बिना किसी कंट्रोलर के। तो ऐसा कौन कर सकता है, डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर आपको ऐसा कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद और क्या है, बाकी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।